क्या कभी ऐसा सोचा है कि 21वीं सदी का एक सबसे भयानक युद्ध दुनिया की नजरों से लगभग ओझल हो गया है। आज हम यमन में चल रहे उसी युद्ध की परतें खोलेंगे। एक ऐसा संघर्ष जिसने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस कहानी के दिल में एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी को भी झकझोर दे। 4 लाख बच्चे जो बहुत ही गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये इस युद्ध की असल मानवीय कीमत है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक देश का अंदरूनी पावर स्ट्रगल दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से कैसे बन गया। चलिए उन घटनाओं को समझते हैं जिनकी वजह से ये तबाही हुई। इस तबाही का जो पैमाना है ना, वो सोच से भी परे है। इसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी मानव निर्मित आपदाओं में से एक कहा है। और यह बात साफ होनी चाहिए कि यह कोई कुदरती आफत नहीं थी, बल्कि ये पूरी तरह से इंसानी फैसलों का नतीजा थी। जरा सोचिए, 30 लाख से ज्यादा लोग अपने ही घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। अपने ही देश में एक शरणार्थी की तरह एक अनजाने भविष्य का सामना कर रहे हैं। यमन में लाखों लोगों के लिए यही कड़वी हकीकत है। तो इस पूरे संघर्ष की जड़ें कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद यमन के अंदर ही थी। साल 2011 में पूरे अरब वर्ल्ड में एक बदलाव की लहर उठी। लोग दशकों पुरानी तानाशाही के खिलाफ सड़कों पर आ गए और इस आंदोलन को नाम मिला अरब स्प्रिंग। और देखते ही देखते ये लहर यमन तक भी पहुंच गई। यमन में ये चिंगारी एक अंदरूनी सत्ता संघर्ष से भड़की। एक तरफ थे राष्ट्रपति अली अब्दुल्लाह सालेह, जो कई सालों से सत्ता में थे, और दूसरी तरफ थे ताकतवर मिलिट्री चीफ जनरल अल अहमर। अब मसला ये था कि सालेह अपने बेटे को सेना का अगला प्रमुख बनाना चाहते थे, लेकिन जनरल अहमर इसके सख्त खिलाफ थे। और इस टकराव का नतीजा ये हुआ कि यमन की सेना ही 2 टुकड़ों में बंट गई। एक हिस्सा राष्ट्रपति का वफादार तो दूसरा जनरल का। जब सेना ही बंट जाए और कमजोर हो जाए तो देश में एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा हो जाता है। और इसी खालीपन ने एक ऐसे विद्रोही गुट के लिए दरवाजा खोल दिया जो बस मौके की ही तलाश में था। ये थे हूथी विद्रोही। ये यमन के ज़ायदी शिया मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उन्हें दशकों से ऐसा लगता था कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। तो जैसे ही उन्होंने सेना को कमजोर पड़ते देखा, उन्होंने इसे अपना इलाका बढ़ाने और सत्ता को चुनौती देने का एक बेहतरीन मौका समझा। इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। 2011 में प्रदर्शनों के चलते राष्ट्रपति सालेह को इस्तीफा देना पड़ा। 2012 में नए राष्ट्रपति मंजूर हादी आए, लेकिन तब तक हूथीज बहुत ताकतवर हो चुके थे। और फिर 2014 में उन्होंने राजधानी सना पर ही कब्जा कर लिया। 2015 आते आते ये संघर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय जंग में तब्दील हो गया। और यहीं से यमन का अंदरूनी मामला एक बहुत बड़े क्षेत्रीय टकराव का मैदान बन गया, जिसमें मिडिल ईस्ट की 2 सबसे बड़ी ताकतें सऊदी अरब और ईरान आमने सामने आ गईं। इसे कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। मतलब 2 बड़े देश सीधे एक दूसरे से नहीं लड़ते, बल्कि किसी तीसरे देश में अलग अलग गुटों को सपोर्ट करके अपनी दुश्मनी निकालते हैं। यमन बिल्कुल यही जंग का मैदान बन गया। अब ये लड़ाई 2 खेमों में बांट गई थी। एक तरफ थे हूथी विद्रोही, जिन्हें शिया ताकत ईरान का खुला समर्थन था, और दूसरी तरफ थी यमन की सुन्नी सरकार, जिसके पीछे सुन्नी ताकत सऊदी अरब और उसके सहयोगी जैसे अमेरिका और यूके खड़े थे। मार्च 2015 में सऊदी अरब ने ऑपरेशन डिसाइसिव स्टॉर्म लॉन्च किया। इसका सीधा मकसद था हवाई हमलों से हूथियों को कमजोर करना और राष्ट्रपति हादी की सरकार को वापस लाना। और बस यहीं से बड़े पैमाने पर युद्ध की शुरुआत हो गई। इस जंग ने सिर्फ यमन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। कई लोग ये सोचते हैं कि आखिर अमेरिका इस युद्ध में क्यों कूदा। देखिए, इसकी कई वजह हैं। पहली, सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों का एक बहुत बड़ा खरीदार है। दूसरी, दोनों देशों के बीच दशकों पुराना रणनीतिक रिश्ता है। और तीसरी वजह, अमेरिका यमन में अल कायदा से लड़ना चाहता है और साथ ही ईरान के बढ़ते असर को भी रोकना चाहता है। और ये समर्थन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि अकेले 2015 में अमेरिका ने सऊदी अरब को $20 बिलियन के हथियार बेचे। जी हां, वही हथियार जिनका इस्तेमाल यमन में विनाशकारी बमबारी में किया गया। इन सैन्य कार्रवाइयों ने यमन को सीधे सीधे एक भयानक अकाल की तरफ धकेल दिया। कैसे? पहला कदम, सऊदी गठबंधन ने यमन के सबसे जरूरी बंदरगाहों पर बम बरसाए, जहां से खाने पीने का सामान आता था। दूसरा कदम, देश की नाकाबंदी कर दी गई। अब यमन तो अपना ज्यादातर खाना बाहर से मंगवाता है,
जब सारे रास्ते ही बंद हो गए तो लाखों लोग भुखमरी की कगार पर आ गए। और इस नाकाबंदी का नतीजा क्या हुआ? स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और हैजा और कुपोषण जैसी बीमारियां, जिन्हें आसानी से रोका जा सकता है, उनसे 10,000 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। तो इतनी तबाही, इतनी बमबारी के बाद क्या हासिल हुआ? सच तो यह है कि सालों बाद भी हूथी आज भी राजधानी सना और देश के बड़े हिस्सों पर काबिज हैं। मतलब इस युद्ध से कोई सैन्य समाधान नहीं निकला। और ये हमें इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक देश की लड़ाई में दुनिया की बड़ी ताकतें अपने अपने फायदे के लिए कूद पड़ती हैं, तो उन लाखों बेगुनाह लोगों की जिंदगियों की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, जो इस शतरंज के खेल में सिर्फ मोहरे बनकर रह जाते हैं। इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।